गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द वर्ड ऑफ लिटरेचर। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एक पोयम, और पोयम थी हमारी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये हमारी पोयम थी। इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने पोएम के कंटेंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। हमने साथ में देख लिया था अबाउट द पोएट, और साथ में हमने जो 2 क्वार्टरेन थे, यानी टोटल सनेट है 40 लाइन्स होती हैं, तो कंप्लीट 8 लाइन्स जो थी वो हमारी पूरी हो चुकी थी। आज हम बाकी की नेक्स्ट जो 6 लाइन बची हुई हैं, पोएट ने इनको 3-3 लाइन के पार्ट में डिवाइड किया है। सनेट में होता क्या है जनरली कि 8 लाइन्स होती हैं पहले पार्ट में, तो उसे ऑक्टेव बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 4-4 लाइन के क्वार्टरेंस इंग्लिश सनेट में होते हैं। फिर उसके बाद 6 लाइन यानी कि सेस्टेट, जिसमें कि आपके 4 लाइन का एक स्टेंजा यानी एक और क्वार्टरेन और एक कपलेट, जो कि इंग्लिश सनेट में होता है। यहाँ वर्ड्सवर्थ ने इस फॉर्म को चेंज किया। उन्होंने क्या किया है, पहली 4 लाइन हमने देखी थी एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में हमने फिर 4 लाइन क्वार्टरेन जो था वो डिस्कस किया था, हो गई कंप्लीट 8। अब बची यहाँ आपकी 6 लाइन्स। उन 6 लाइन को यहाँ 3-3 लाइन्स के 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं तीसरी जो लाइन है, या कहें कि नेक्स्ट जो स्टेंजा है, उसको मैं लेने जा रहा हूँ। 3 लाइनें हैं, वो है इट मूव्स अस नॉट। ये शायद मैंने कल लिख चुका था बोर्ड पर, और आपसे काफ़ी था कि आप इसे कंप्लीट कर लें। इट मूव्स अस नॉट, ठीक है। यहाँ नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही थी। हम मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के लोग हैं, ये कभी हमें बता चुका था कि हम मेटेलिस्टिक ही हैं और मेटेलिस्टिक ही रहते हैं। तो आगे कह रहा है इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। फिर मैंने बताया था कि एड्रेस किया जा रहा है यहाँ नॉट पे, तो मैं लगा दिया फुल स्टॉप, जिसको मैंने यूँ आगे किया, फिर मैंने लिया ग्रेट गॉड, ठीक है। फिर वो ग्रेट गॉड कह के ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आई वुड रादर भी। देखिए संबोधन ये रहा, ये साइन है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। फिर कवि क्या कह रहा है, आई वुड रादर भी। मैं कल डिस्कस कर चुका था कि डी जो है आपका वुड और हेड कब होता है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये तो मैंने कल ही बता दिया था। आई वुड रादर भी। फिर वो कह रहा है कि अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट बॉर्न। अ पैगन, पैगन। फिर है SUCKLED सकल्ड इन आ क्रीड आउट बॉर्न, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन साइन। अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट बॉर्न। उसके बाद है सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। सो माइट आई स्टैंडिंग on this pleasant ली। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा कि इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट बॉर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली। और ली के बाद आपका क्या है यहाँ कॉमा। अब देखिएगा, डिस्कस करते हैं इन 3 लाइनों को। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, मूव्स अस नॉट। ये नेचुरल ब्यूटी जो है वो हमें अब मूव नहीं करती है। यहाँ मूव का मतलब हिलाना वगैरह कुछ भी नहीं है। मूव का मतलब है इफेक्ट, प्रभावित करना। इट मूव्स अस नॉट, ये जो ब्यूटी है नेचुरल ब्यूटी, ये हमें मूव नहीं करती है, हमें इफेक्ट नहीं करती है। ग्रेट गॉड, अब वो कह रहा है कि पोइट की यहाँ एक डिज़ायर निकल के आती है। वो ईश्वर को संबोधित कर रहा है, तो उसकी एक डिज़ायर है। अब वो डिज़ायर क्या है कि पोइट वांट्स टू गो बियॉन्ड दैट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो क्या कहना चाह रहा है ग्रेट गॉड कि हे ईश्वर, आई वुड रादर भी, काश मैं हो जाऊँ, हे ईश्वर काश मैं हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट बॉर्न। अ पैगन, मैं एक पैगन हो जाऊँ। पैगन का मैं आपको बता चुका था, वर्शिपर ऑफ नेचुरल डाइटीज़ होते हैं, आगे अभी और बताऊंगा, पहले ये देखें। सकल्ड, सकल्ड का मतलब होता है आपका ब्रॉट अप। सकल्ड का मतलब होता है ब्रॉट
यहाँ मैं सकल का लिख देता हूँ, SUCKLED, सकल। सकल का मतलब होता है आपका ब्रॉट अप, ठीक है। फिर आपका क्रीड आउटबॉर्न, क्रीड ये आपका क्रीड है, ठीक है। ये क्रीड, क्रीड का मतलब आपका क्या होता है? क्रीड का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस फेथ, रिलीजियस फेथ यानी धार्मिक मत या धार्मिक विश्वास। और आउटबॉर्न, आउटबॉर्न जो है उसका मतलब होता है आउटडेटेड, या कहें हम कोई भी एक ओल्ड, या फिर कहें एंशियंट, ये आउटबॉर्न का मतलब होता है। स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट यानी प्लीजिंग, यानी कि आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल एंड हैप्पीएस्ट। और यहाँ आपका आया ली, ली का मतलब होता है आपका मैडो, ली का मतलब होता है मैडो, पास्चर जिसे बोला जाता है, चारागाह जिसे बोलते हैं हम, तो वो डी का मतलब होता है, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने वर्ड्स आपके लिए, जो फ्रेज जो थी उनके जो सेंस थे वो सारे लिख दिए हैं। बात करूँगा यहाँ पैगन की। पैगन क्या होते हैं भैया? तो देखिए पैगन कौन होते हैं? PAGAN, पैगन। पैगन होते हैं कौन? आप फॉलोअर। क्या हो गए? पैगन एक फॉलोअर हो गए, ठीक है। अब काय के फॉलोअर हो गए ये पैगन? ये पैगन जो है फॉलोअर होते हैं ऑफ ओल्ड फेथ ऑफ एंशियंट, ऑफ ओल्ड फेथ ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ठीक है। अब देखिए फॉलोअर हो गए, ओल्ड फेथ के हो गए। ये जो फेथ होता है ना, ये रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर के फेथ है, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो आ फॉलोअर ऑफ ओल्ड फेथ यानी कि रिलीजियस फेथ ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ठीक है। उसके बाद ये जो ओल्ड फेथ जो होते थे, ये थे दैट, ये जो ओल्ड फेथ होते थे यानी कि जो रिलीजियस जो फेथ होते थे, जो ग्रीस और रोम के जो फेथ थे, दैट फ्लरिस्ड बिफोर, ये फ्लरिस्ड हुए थे, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा फले फूले। मैं ठीक से लिख दूँ यहाँ, फ्लरिस्ड, FLOURISHED, फ्लरिस्ड, ये फले फूले। ये ओल्ड फेथ जो थे ये फले फूले कैसे? बिफोर। अब इंग्लैंड में क्या थी? क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी से पहले जो रोम में और ग्रीस में जो आपके ओल्ड फेथ जो थे, जो स्प्रेड हुए थे, जो उस समय फ्लरिश हो रहे थे, तो उनको फॉलो करने वाले कौन थे? दैट इज कॉल्ड पैगन, ठीक है। तो पैगन का भी मैंने आपको बता दिया कि पैगन कौन होते हैं। आप सिंपल वे में अब आप पूछेंगे कि सर रिलीजियस फेथ वो कौन से थे जो ग्रीस में और रोम में थे? तो मैंने आपको एक वीडियो में आपको ये भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, लेकिन रोम और जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके इस पोएम में भी आएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग जो प्लेनेट्स होते थे और जो नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होते थे, उनमें ही आपके जो गॉड्स होते थे या गॉडेसेस होती थी, वहाँ इस तरह से कोई और गॉड और गॉडेसेस को फॉलो नहीं किया जाता था। तो ये आपके क्या है? ओल्ड फेथ थे, ओल्ड रिलीजियस फेथ थे, उनको फॉलो करने वाले जो थे वो आपके क्या कहलाते थे? पैगन। तो अब कभी क्या कह रहा है? अब पोइट कह रहा है कि इट मूव्स अस नॉट, यानी कि ये जो मेटलिस्टिक वर्ड है, ये इसके कारण से ये नेचुरल ब्यूटी जो है अब हमें प्रभावित नहीं करती, हम इससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होते हैं। ग्रेट गॉड है मेरे ईश्वर, आई वुड रादर बी अ पैगन। हे ईश्वर, मैं तो चाहूँगा कि काश मैं एक पैगन बन जाऊँ, मैं एक फॉलोअर बन जाऊँ ओल्ड रिलीजियस एक्सपेक्ट्स का, ओल्ड रिलीजियस फेथ्स का, मैं एक फॉलोअर बन जाऊँ। सकल, एक ऐसा फॉलोअर, सकल जो कि ब्रॉटअप हुआ हो, जिसका पालन पोषण हुआ हो इन अ क्रीड आउटबॉर्न, एक ऐसे धर्म मत में, एक ऐसे रिलीजियस फेथ में जिसका पालन पोषण हुआ हो, आउटबॉर्न जो कि काफ़ी एंशियंट हो, तो मैं उस एंशियंट धर्म को फॉलो करने वाला बन जाऊं, मैं एक पैगन बन जाऊं। सो माइट आई, इस प्रकार से हे मेरे प्रभु, स्टैंडिंग, मैं खड़ा रहूँगा, ऑन दिस प्लीजेंटली, वो भी इस चारागाह पर, और देखता रहूँगा इस प्रकृति की सुंदरता को, जो कि कैसी होगी? काफ़ी सुंदर होगी और काफ़ी खुशी आनंद देने वाली होगी। तो इस तरह से इन 3 पंक्तियों का सेंस निकल के आया है। कभी फिर से कहीं सुनिएगा, इट मूव्स अस नॉट, कभी कह रहा है कि दैट नेचुरल ब्यूटी डजंट अफेक्ट अस बिकॉज वी ऑल आर मेटलिस्टिक पर्सन्स। फिर वो एड्रेस कर रहा है गॉड को, गॉड से कह रहा है कि ग्रेट गॉड,
I would rather be a pagan. I would want to be a follower, the follower which is brought up in a old ancient religious faith. And oh my God, oh great God, so might I, oh great God, I would like to stand on a meadow, that meadow which will be so beautiful, and all the natural scenes will be so pleasant, will be happiest, and will be so much beautiful. ये बातें जो थी इन 3 लाइनों में कवि के द्वारा कही गई थी, पोइट के द्वारा की गई थी। अब मैं नेक्स्ट 3 लाइन्स जो हैं उनको लिए ले रहा हूँ, जिससे कि हमारी ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। आई हैव टू जस्ट रब इट हियर एट फर्स्ट। नेक्स्ट 3 लाइन्स जो है, तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन्स, मैं यहाँ एक चीज़ चाहूँगा कि यहाँ आप जो राइम स्कीम है, जो शुरुआत के हमने 2 स्टेंजा किए थे, 2 क्वार्टेंस किए थे, अब ये 3 जो लाइनें हमने वो ली हैं, आगे 3 नेक्स्ट ले रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि उनकी राइम स्कीम जो है वो आप स्वयं निकालें, आप स्वयं निकालें, और फिर बाद में कभी भी या फिर कैसे भी आप मुझे बता सकते हैं कि वो राइम स्कीम आपकी क्या रही। ठीक है, तो मैं यहाँ फिलहाल नेक्स्ट 3 लाइन्स ले रहा हूँ कि हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव glimpses that make me less forlorn, have glimpses that make me less forlorn। यहाँ लास्ट में सेमीकोलन आएगा, उसके बाद है हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। पहले यहाँ सेमीकोलन साइन में लगा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अगली लाइन है, अगली लाइन में कह रहा है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस, हैव SIGHT साइट ऑफ प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस आपके, मैं अभी बात कर रहा था आपसे रिलीजियस फेथ की, तो प्रोटियस आपके सी गॉड है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, RISING राइजिंग फ्रॉम द SEC। फिर से मैंने सेमीकोलन साइन जो था वो यूज़ लिया है। इसके बाद आपका दे रखा है और हियर ओल्ड ट्राइटन, और हियर ओल्ड, और यहाँ आपका ट्राइटन। ठीक है, ट्राइटन फिर से आपका एक सी गॉड है ये टाइटन, ये भी। तो और हियर ओल्ड टाइटन बिलो हिज रेथ हॉर्न, बिलो हिज WREATHED रेथ्ड HORN हॉर्न फुल स्टॉप। तो क्या कह रहा है देखिए पोइट, हैव ग्लिम्सेस दैट मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड टाइटन बिलो हिज रेथ्ड हॉर्न। तो ये जो लाइन्स हैं इसे हम कंटिन्यू करेंगे पहले वाली 3 लाइन से। ठीक है, पहली वाली 3 लाइनें जो थी उनमें लास्ट में क्या था, स्टैंडिंग ऑन द प्रेजेंटली, सो माइट आई। लास्ट लाइन क्या थी, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली। ठीक है, तो इस लाइन से हम कनेक्ट करेंगे इस वाली लाइन को, फिर हमारा एक क्वाड्रेंट पूरा होता हुआ नजर आएगा। 3 पार्ट में डिवाइड तो किया है, लेकिन है वही 4 पंक्तियों का क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले 4 हो गई, फिर उसके बाद 4 हो गई, फिर उसके बाद जो 3 थी इससे पहले वाली, उसके साथ में इस पार्ट की जो पहली लाइन है उसे हम उन तीनों के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी लाइन थी सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्रेजेंटली, उसमें ईश्वर को संबोधित करते हुए यही तो कहा था कि हे मेरे ईश्वर, मैं तो एक पैगन बनना चाहूँगा और मैं एक ओल्ड एंशिएंट रिलीजियस फेथ को फॉलो करना चाहूँगा। फिर उसने कहा था कि इस तरह से जब मैं उस ओल्ड एंशिएंट फेथ को फॉलो करूँगा तो मैं क्या है, एक ली पर यानी एक मैडो पर मैं स्टैंड यानी कि खड़ा रहूँगा, और वहाँ के सीन से मुझे क्या, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, और वो सारे के सारे सीन कैसे होंगे, प्लीजिंग होंगे, प्लीजेंट होंगे।
ठीक है, तो ये उसमें था। फिर आगे क्या कह रहा है, हैव ग्लिम्सेस दैट मेक मी लेस फॉरलॉर्न। मैं उस ली पर यानी कि मैडो पर, ली का क्या था हमारा, मैडो था मैं उस मैडो पर स्टैंडिंग होने के बाद क्या करूँगा, हैव ग्लिम्सेस, मैं देखूँगा, क्या देखूँगा, उन प्लीजेंट यानी कि जो आनंद देने वाले जो सीन्स हैं, SENES जो सीन्स हैं, उन आनंद देने वाले सीन्स को मैं देखूंगा। और देख करके क्या होगा, लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न होता है आपका लोनली, लोनली, और देखिए लेस, लेस यानी ना होना, ठीक है। तो इस तरह से सुंदर दृश्यों को नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं वहाँ आऊँगा, प्लीजेंट पर, प्लीजेंट उस ली पर होऊंगा, तो उन नेचुरल सुंदर जो दृश्य हैं उनको, प्राकृतिक दृश्यों को देख करके मुझे बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होगा। पेड़ पौधों के साथ, वर्ड्स के साथ, इन्हें घास को देखते हुए, बहती हुई जलधाराओं को देखते हुए, ये हो गए नेचुरल एस्पेक्ट्स। तो ब्यूटीफुल नेचुरल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, हिल्स को देखते हुए। वह लेस फॉरलॉर्न, यार एक चीज़ समझ में नहीं आती कि लेस फॉरलॉर्न कैसे महसूस नहीं करेगा कभी इन सुंदर दृश्यों को। हम भी चलो नेचुरल ब्यूटी को देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 मिनट देख सकते हैं, 20 मिनट देख सकते हैं, या फिर सुबह से लेकर शाम तक देख सकते हैं, लेकिन मैं फॉरलॉर्न अकेला महसूस नहीं करूँगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो ये पॉसिबल क्यों है? अब सेंस क्या है? सेंस कवि के कहने का ये है, मैंने बताया ना कि वो पैगन हो रहा है। पैगन का मतलब होगा फॉलोअर ऑफ ओल्ड रिलीजियस फेथ ऑफ ग्रीस एंड रोम, ठीक है। तो उसका ये वो फॉलोअर हो रहा है, यानी उस रिलीजियस फेथ को फॉलो करने वाला। अब उस रिलीजियस फेथ में क्या था आपका, कि जितने भी आपके नेचुरल डाइटीज थे, जो जैसे कि देखिए पीपल के पेड़ में भी देवता हैं, नीम के पेड़ पर भी कोई देवता होता है, बरगद के पेड़ पर भी कोई देवता होता है। तो इस हमारे यहाँ तो जनरली जो विलेजेस हैं उनमें जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो इसी तरह से चलते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ नेचर की भी एक देवी है, गॉडेस ऑफ नेचर है अलग से, जो जल देवता हैं। फिर जो पहाड़ी जो दृश्य हैं उनके भी देवता अलग होते हैं, प्लेनेट्स हैं वो भी देवी देवताओं के रूप में हैं, ठीक है। तो ये उस रिलीजियस फेथ को फॉलो कर रहा है। अब ये सारे के सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जो नेचुरल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हुए हैं, वो कहाँ होते हैं? वो नेचर में तो होते हैं, वो नेचर में होंगे। तो वो कहाँ स्टैंड हो रहा है? वो ली पर स्टैंड हो रहा है, यानी नेचर से सराउंडेड वो खड़ा हुआ है। वो अब नेचर से सराउंडेड खड़ा हुआ है तो वहाँ ऑब्वियसली कौन होंगे? नेचुरल डाइटीज होंगे, यानी नेचुरल देवी देवता होंगे, नेचर के देवी देवता होंगे, प्रकृति के देवी देवता होंगे। तो उनके साथ में होने के कारण से वो अपने आप को क्या फील करेगा? लेस फॉरलॉर्न। वो अपने आप को क्या फील करेगा? लेस फॉरलॉर्न, यानी कि उसे उन देवी देवताओं के साथ में होने के कारण से, कहते हैं ना हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अकेला महसूस ना करो, ईश्वर सबके साथ हैं। तो ईश्वर साथ है, वो अकेला महसूस वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेचुरल डाइटीज जो हैं वो उसके साथ में होंगी, ठीक है। गॉट इट? आई होप दैट यू हैव जस्ट अंडरस्टूड द आइडिया विच आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टू लाइन्स। Have sight of Proteus rising from the sea. Proteus, भैया प्रोटियस, प्रोटियस कौन है? प्रोटियस इज अ कैरेक्टर, प्रोटियस एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी। जैसे कि देखिए हमारे इंडिया में माइथोलॉजी चलती है, इसी प्रकार से प्रोटियस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक में भी माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मैं वर्ड लिख देता हूँ आपको, माइथोलॉजी, MYTHOLOGY, माइथोलॉजी, ठीक है। अब देखिए वर्ड आ गया तो फिर से डिस्कस तो करना पड़ेगा मुझे, सॉरी मैं रुक नहीं सकता, अपने आप को रुक नहीं सकता। दैट वर्ड इज जस्ट टेकन फ्रॉम मिथ, MYTH। मिथ जो होता है ना, मिथ, मिथ आपका एक पौराणिक कथा का कंसेप्ट, आइडिया, दैट इज द आइडिया, ठीक है। एक आइडिया होता है, एक तरह से हम इसको यूँ ले लें, मिथ जो है एक आइडिया है, ठीक है। और ये आइडिया कैसा होता है? इसमें आपकी मॉरलिटी होगी, इसमें क्या होती है आपकी मॉरलिटी, यानी कि एथिक्स होते हैं, हिंदी में मोरल एथिक्स, नीतियाँ, नैतिकता बोलते हैं ना कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो वो आइडिया कौन सा होगा? नैतिकता वाला आइडिया होता है, ठीक है। उस आइडिया को, कंसेप्ट को लेकर के, उस कंसेप्ट को लेकर के एक स्टोरी डेवलप की जाती है। जस्ट एक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रामायण, जैसे मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ। रामायण में, रामायण क्या है? दैट इज़ अ माइथोलॉजी। रामायण जो है, जो एपिक है हमारा, वो भी क्या है? एक माइथोलॉजी है,
ठीक है। तो उस माइथोलॉजी में कैरेक्टर हैं भगवान श्री राम आ गए साहब, ईश्वर हैं वो, ठीक है। फिर हनुमान जी आ गए, वो भी ईश्वर हैं। सारे देवी देवता उसमें इंक्लूडेड हैं। जनरली तो वो नज़र आ जाता है जब रामायण को पढ़ने बैठते हैं। तो वो एक आइडिया को डेवलप, अब आइडिया कौन सा है उसमें, आइडिया पहले भी डिस्कस किया था मैंने, वो है अच्छाई की बुराई पर जीत, वो आइडिया है, ठीक है। उस आइडिया को इसमें डेवलप कर दिया। तो माइथोलॉजी में एक मोरल बेस को लिया हुआ एक आइडिया होता है और उस आइडिया को डेवलप किया जाता है, फिर एक स्टोरी जो होती है उसको क्रिएट किया जाता है। तो जैसे हमारे इंडिया में माइथोलॉजी चलती हैं, ऐसे जितने भी आपके देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी स्वयं की माइथोलॉजी होती हैं, ठीक है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में आपका जो प्रोटियस है वो एक गॉड है, आपका सी गॉड बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसके पास एक वो थी पावर, शक्ति थी। अब देवता है तो शक्ति तो होगी, इसके पास शक्ति थी गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। क्या थी, गिफ्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। यहाँ गिफ्ट से मतलब उपहार नहीं है, गिफ्ट से मतलब पावर, ठीक है। ईश्वर के लिए जब शक्तियों की बात की जाती है तो पावर वर्ड यूज नहीं होता, गिफ्ट होती है, ठीक है वो। तो क्योंकि वो उपहार, जैसे मैं किसी देवता की उपासना कर रहा हूँ, तो उपासना करने के बाद वो देवता मुझे क्या देगा, गिफ्ट देगा, यानी एक शक्ति है, वो वाली वो चीज़ है, तो गिफ्ट बोलते हैं भाई। तो जो प्रोटियस था उसके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी थी, यानी कि प्रोफेसी का मतलब आपका क्या हो गया, प्रोफेसी का मतलब होता है आपका भविष्यवाणी करना। प्रोफेसी आपकी क्या हो जाती है, दैट इज भविष्यवाणी करना। तो इसके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी थी प्रोटियस के पास में। तो प्रोटियस एक कैरेक्टर हो गया ग्रीक माइथोलॉजी का जिसके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी थी। जब भी कभी कोई उससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता था, ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी कोई पुटअप किया जाता था तो उसकी आदत ये थी कि आंसर देने के लिए वो एक अलग तरीके की डिफरेंट शेप ले लिया करता था। मतलब सपोज किसी को पॉजिटिव आंसर देना है तो वो पॉजिटिव शेप को ले लेता था, किसी को ये जानवर की या फिर किसी दूसरे प्राणी की उसने शेप ले ली, तो तब वो मतलब उसके वो अंडरस्टैंडिंग वे होते थे उस आंसर को देने के। नेगेटिव वे ना तो नेगेटिव इमेजेस जो है वो गेन कर लिया करता था। तो उसके पास ये भी उसके पास एक गिफ्ट थी, ठीक है। तो ये प्रोटियस था। तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब सी गॉड है तो राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं प्रोटियस को देखूंगा, कैसे देखूंगा, राइजिंग फ्रॉम द सी, उस सागर से निकल कर आते हुए देखूंगा। कहाँ खड़े होकर के, ली पर। ली कहाँ है, किसी एक झील के है, सागर के किनारे वो ली है, यानी कि मैडो है, वहाँ खड़े होकर सुंदर दृश्यों को देख रहा है। और वो क्या देख रहा है, प्रोटियस को सी से बाहर आते हुए देख रहा है। और हियर ओल्ड ट्राइटन, अब देखिए ये टाइटन जो है वो एक सी डाइटी है, यानी कि ये भी समुद्र के देवता हैं, माइनर हैं, ठीक है। माइनर जो देवता होते हैं छोटे, उनको माइनर वर्ल्ड यूज ले लिया जाता है। तो और हियर, और मैं सुनूंगा ओल्ड टाइटन, उस टाइटन को मैं सुनूंगा। टाइटन भी आपके ग्रीक माइथोलॉजी में सी डाइटी हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इनके पास एक हॉर्न होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ रेड हॉर्न, यहाँ लिखा रेड हॉर्न, इसका मैं लिख देता हूँ कॉन्च शैल। कौन शैल का मतलब हो गया आपका भैया शंख, ठीक है। तो ये टाइटन जो होते हैं वो क्या करते थे, वो एक कौशल यानी वो होता था शंख, शंख को वो बजाया करते थे। और शंख के बजाने से क्या होता था कि जितने भी समुद्र के जो जानवर हुआ करते थे, ठीक है, उनको वो टेम किया करते थे, उनको वो मतलब पालतू बनाया करते थे, कुछ इस तरह से इनके बारे में। दूसरा इनके बारे में ये है कि इनका जो बिलो वेस्ट यानी कि कमर से नीचे का जो हिस्सा था वो तो डॉल्फिन का था, है वो डॉल्फिन का था, और कमर से ऊपर का जो हिस्सा था वो ह्यूमन बॉडी थी वो। तो इस तरह से इनके बारे में है। तो मैं सुनूंगा टाइटन को उनके हॉर्न को बजाते हुए, और हॉर्न को बजाते हुए टाइटन क्या करेंगे, वहाँ जितने भी समुद्री जो जानवर है, सागर के अंदर जो जानवर है, जो फिश वगैरह हैं, उन सबको वो टेम करेंगे, उन सबको वो गैदर करेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक दैट, जैसे ग्वाला गायों को इकट्ठा करने के लिए आवाज़ लगाता है या फिर बांसुरी बजाता है, इसी प्रकार से टाइटन है। ये टाइटन उन समुद्र के जानवरों को कलेक्ट करने, इकट्ठा करने के लिए, उन्हें एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए अपने शंख को बजाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी ये पोएम थी और ये आज कंप्लीट होती है। कल से हम इसके लेंगे क्वेश्चन आंसर। आप आराम से इस वीडियो को देखें और पोएम पूरी समझें। बाय।